तो दोस्तों, आपका फिल्मी चिट्ठी चैनल पर स्वागत है। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2026 में आई मूवी संभवम अध्ययम ओनो को। ये ऐसी मूवी है जिसे चिल होकर नहीं देखा जा सकता। इसको सुनते समय आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर कहीं भी कुछ भी मिस हुआ तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक अंग्रेज औरत को जिसके साथ कुछ लोग हैं जो दो लाशों को बोरे में बांधकर ले जा रहे हैं। सभी एक घने जंगल के बीच में हैं। वो एक बोरे को खुलवाती है जिसमें एक लड़की की लाश थी। वो उस पर थूकती है और कहती है कि इसे अकेले लाओ, मैं नहीं चाहती कि ये दोनों मरने के बाद भी एक हों। औरत लड़की की लाश दलदल में फेंकवा देती है। दूसरी लाश एक लड़के की थी जिसका नाम है जेम्स, जो कि मरा नहीं जिंदा था। तो वो छुप गया बोरे से निकलकर। औरत जेम्स को ढूंढ लेती है। जेम्स औरत के पेट में नुकीली लकड़ी घोंपकर भाग जाता है। औरत लकड़ी बाहर निकालती है और फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है 2024 में। हमें देखने मिलता है एक आदमी जंगल में बने दलदल से बाहर आते हुए। दूसरा आदमी जो कि जंगल में भटक रहा है जिसका नाम है पीटर। तीसरा आदमी जो कि पेड़ पे कोई निशान बना रहा है। फिर दिखती है एक लड़की जो कि शिकार करने आई है अपने दोस्तों के साथ। उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा फील होता है कि कोई जानवर है तो वो उस पर गोली चला देती है। उसे देखने मिलता है कि उसने उस आदमी को गोली मार दी है जो दलदल से निकला था। तभी अचानक मौसम बदल जाता है। तेज धूप की जगह घने बादल आ जाते हैं। उन्हें अजीब अजीब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। उस अंग्रेज औरत की आवाज भी। आवाज अचानक थम जाती है। पीटर जो कि भटक रहा था उसको रोड दिखती है। रोड पर आते ही ऐसा फील होता है जैसे उसे किसी ने ठोक दिया हो गाड़ी से। फिर हम आनंद नाम के व्यक्ति को देखते हैं जिसकी अचानक से आंख खुली है। उसकी बीवी पेट से है तो वो आया था डॉक्टर के पास चेकअप कराने। आनंद पुलिस वाला है। उसकी किसी और गांव में पोस्टिंग हो गई है तो उस अपनी पत्नी को ऐसी हालत में छोड़कर जाना पड़ रहा है। बस से सफर करते हुए वो एक जगह पहुंचा। वहां उसे एक आदमी का कॉल आता है जो कि बताता है कि उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है तो वो एडमिट है। आनंद परेशान हो जाता है कि कैसे करेगी वो सब कुछ अकेले। उसे अभी और आगे जाना था तो जीप में बैठता है। वो अपनी पत्नी नीतू को कॉल कर रहा होता है पर उसके सिम में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। सामने बैठा एक यात्री कहता है आप मेरे फोन से कॉल कर लो। कॉल करने पे पता चलता है कि उसको एक बेटी हुई है। वो बहुत खुश होता है। तभी उसे दिखाई पड़ता है एक खूबसूरत सा हिरन। ड्राइवर और उसके बगल में बैठा आदमी दोनों फालतू बात करके आनंद का मूड खराब किए जा रहे थे। तभी अचानक जीप से एक आदमी आकर टकरा जाता है। वो आदमी पीटर था जो कि जंगल में भटक रहा था। वो भी पुलिस वाला था। वो उंगली से गोल गोल निशान बना रहा होता है। आनंद तुरंत उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाता है। उसे उसके पास से एक वॉकी टॉकी भी मिला था। हॉस्पिटल में मुलाकात होती है आनंद की उसके नए सीनियर ऑफिसर से। आनंद आदमी के पास से मिले वॉकी टॉकी और उसके पर्स को सीनियर को दे देता है। पर्स से आईडी मिली जिससे पता चलता है उस आदमी का नाम पीटर जॉन है। सीनियर आनंद से उसके बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि एक बीवी है और आज ही एक बच्ची हुई है। उनका जूनियर जोशी पूछता है आपके माता पिता कहाँ हैं? आनंद बताता है मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा। वो भी हमारी तरह पुलिस में ही थे। मेरे पैदा होने से पहले ही वो गुजर गए और उसी सदमे में मेरी माँ भी गुजर गई। मैंने लव मैरिज की है इसलिए वाइफ की फैमिली भी मुझसे बात नहीं करती। तभी सीनियर को राशिद नाम के पुलिस ऑफिसर का फोन आता है। वो बताता है कि जब हम जंगल से गुजर रहे थे तब हमें रास्ते में गाड़ी पार्क मिली। कुछ लड़के लड़कियां बैठे हैं उसमें वीडियो शूट कर रहे थे। अब रेजी आ गया है बीच में। रेजी भी पुलिस ऑफिसर है जिसने उन लड़के लड़कियों को रोक लिया है। लड़कों की बड़े बड़ों से रिश्तेदारी है तो वो कह रहे थे कि हमें जाने दो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान में ना रखते हुए रेजी उन्हें पीटने लगता है और कहता मना किया था ना जंगल में जाने से, अब निकलो यहाँ से तुम सब। एक लड़का जंगल की ओर भागने लगता है तो रेजी उसके पीछे जाता है। रेजी उसे पकड़ के पीटे ही रहा था कि तभी दोनों की नजर एक लाश पर पड़ती है। अब वहाँ सीनियर ऑफिसर आ जाते हैं आनंद को साथ लेकर। वो उसी आदमी की लाश थी जो दलदल से निकला था। वो भी पुलिस वाला ही लग रहा था। सीनियर ऑफिसर वहाँ 3 ऑफिसर्स को रुकने बोलते हैं। कहते फॉरेंसिक टीम बुलाओ और जो भी पता चले मुझे बताना। रेजी भी उनके साथ आ जाता है। वो तीनों जा रहे होते हैं पुलिस स्टेशन। तभी हमें देखने मिलता है कि एक ऑफिसर जंगल में घायल अवस्था में पड़ा है जो कि अभी अभी होश में आया है। आनंद ने सीनियर को जो वॉकी टॉकी दिया था उसमें से आवाज आने लगती है। वो आवाज थी उस आदमी की जो जंगल में घायल पड़ा हुआ था। वो कहता मेरा नाम स्टीफन है, हम जंगल में टीम के साथ आए थे, बाकी सब गायब हैं, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। सीनियर उसे बताते हैं कि मैं केरला पुलिस से हूँ। आपका एक साथी जख्मी हालत में हमें मिला था, हमने उसे अस्पताल पहुँचा दिया है। उसका वॉकी टॉकी हमारे पास है, आप अपने कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करिए। स्टीफन कहता मैंने कोशिश की कांटेक्ट करने की मगर कोई जवाब नहीं दे रहा है। मेरा पैर बुरी तरह जख्मी है, मैं चल नहीं सकता।
का। मैं इस जंगल में एक मंदिर के पास हूँ, आप मेरी मदद करिए सर। रिजी कहता ये इलाका हमारे अंडर नहीं आता है, अगर हम जंगल में गए तो हमें कुछ भी नहीं समझ आएगा। स्टीफन कहता मैं पिता बनने वाला हूँ, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं अपने बच्चे को देख पाऊंगा। ये सुनकर आनंद काफी भावुक हो जाता है, क्योंकि वो भी अपनी बच्ची के पास नहीं था और वो जानता है कि पिता के बिना जीना कैसा होता है। आनंद मदद करने को कहता है तो रजी कहता ये हमारा काम नहीं है सर, ये जंगल बहुत खतरनाक है, इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। फिर हम देखते हैं पुलिस वैन को जो कि कैदियों को लेकर जा रही है जंगल से होते हुए। उसमें पीटर और स्टीफन भी बैठे हुए हैं। तभी एक कैदी भागने के लिए एक पुलिस वाले से हाथापाई कर उसकी बंदूक छीन लेता है। वो वैन रुकवाता है और फिर वहां से सभी कैदी भाग जाते हैं जंगल की ओर। टोटल 5 पुलिस वाले थे। वो जंगल में घुसते हैं कैदियों को पकड़ने। सब अलग अलग हो जाते हैं। वो कैदी एक एक करके पुलिस वालों को मारना शुरू कर देता है। एक ऑफिसर मुथुवेल स्टीफन से कहता है यहाँ बहुत अजीब महसूस हो रहा है। कई साल पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। अपने दुख दूर करने और सुख लाने के लिए लोग देवी की प्रार्थना करते थे। जब से लोगों ने मानव बलि देना बंद कर दिया है तब से समस्या और गंभीर बनती गई और उस दिन से इस जगह की धरती पर खून नहीं गिरना चाहिए और किसी को भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। तभी स्टीफन और मुथुवेल को वही मंदिर दिखता है जहाँ एक बड़ी सी मूर्ति लगी है जिसका धड़ कौवे का है। जो मुथुवेल ने बताया वो स्टीफन को कहानी लगती है सिर्फ। अब 2 कैदी मुथुवेल के पीछे पड़ जाते हैं। स्टीफन एक कैदी को गोली मार देता है। कैदी के खून की बूंद जमीन पर गिरते ही वहाँ का मौसम अचानक चेंज हो जाता है। वैसे ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, इतनी तेज कि कान के पर्दे फट जाएं। तभी स्टीफन अपने आप को जंगल में अकेला पाता है और मौसम भी नॉर्मल हो गया था। आनंद, सीनियर और रजी जंगल के अंदर घुस जाते हैं स्टीफन की तलाश में। सीनियर बताते हैं कि इस जंगल में बहुत लोग लापता हुए हैं। 1960 में पहला केस आया था। एक लड़की यहीं पास में एक स्टेट में काम करती थी। उस स्टेट की मालकिन एक पुर्तगाली महिला थी। लोग कहते हैं कि उसे कुछ अजीब समस्या थी। अपनी उम्र से छोटे आदमी से शादी की थी उसने। उसके आदमी का उस लड़की से चक्कर चल रहा था जो वहाँ काम करती थी। पुर्तगाली महिला ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन दोनों को घसीट कर जंगल में ले जाके मार दिया। बाद में उसकी भी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उन तीनों की आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। जो मैंने यहाँ चार्ज लिया था तब हम लोगों ने इस जंगल से एक लाश बरामद की थी, उसी जगह पर जहाँ आज हमें बॉडी मिली है। वो आदमी भी कुछ ज्यादा समय पहले नहीं मरा था। उसकी लाश सड़ने लगी थी लेकिन उस लाश में सिर नहीं था। सर नहीं था तो बॉडी की पहचान नहीं हो पाई। लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि वो वही विदेशी आदमी था जिसको 80 साल पहले पुर्तगाली महिला ने मारा था। सब बकवास कहानियां बनाते रहते हैं ये लोग। स्टीफन कहता जहाँ मैं हूँ यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है। बड़े पत्ते वाले मनी प्लांट से ढका हुआ है ये पेड़। सीनियर हॉस्पिटल में तैनात ऑफिसर जोशी को फोन करते हैं पीटर की अपडेट के लिए। जोशी बताता है कि उसको होश आ गया है लेकिन बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा है। उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है हमने। अब ये तीनों भी उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। तब स्टीफन के डिपार्टमेंट के एएसआई से कांटेक्ट होता है तो सीनियर उन्हें सारी जानकारी देते हैं। एएसआई कहता आप उस जंगल में क्यों गए? दिमाग खराब है क्या आपका? वहाँ कोई इंसान कभी नहीं जाता है, आप लोग वहाँ से तुरंत बाहर आइए। सीनियर कहता आपका ऑफिसर जंगल में फंसा हुआ है, स्टीफन नाम है उसका। एएसआई कहता इस नाम का कोई ऑफिसर है ही नहीं हमारे थाने में। रिजी गुस्साने लगता है और कहता यहाँ से निकलते हैं। वो स्टीफन से कहता मैंने तुम्हारे सीनियर से बात की, वो तो कह रहे हैं कि तुम्हारे नाम का कोई है ही नहीं उनके डिपार्टमेंट में। स्टीफन कहता मेरा पूरा नाम स्टीफन जॉर्ज है, मैं ऐसी सिचुएशन में झूठ क्यों बोलूंगा। सीनियर फिर से एएसआई को कॉल करके उससे ही बात करवा देते हैं। स्टीफन कहता एएसआई मुथुवेल हो क्या? तुम कहाँ चले गए मुझे ऐसी हालत में छोड़कर? एएसआई जिसे इनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था वो मुथुवेल नाम सुन के सीरियस हो जाता है। कहता मुथुवेल का पूरा नाम बताओ। पूरा नाम जानकर वो और शॉक्ड हो जाता है। कहता है हमारे यहाँ एक एएसआई था जिसका नाम स्टीफन था लेकिन अब नहीं है। आज से 30 साल पहले वो और उसकी टीम जंगल में लापता हो गए थे। उस दिन तारीख थी मई 26, 1994। स्टीफन, मुथुवेल, पीटर, मुनिस्वामी और सेल्वन ये 5 ऑफिसर लापता हुए थे जिसमें से मुथुवेल मेरे पिता हैं। सिर्फ वो ही नहीं, वहाँ जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया है कभी, तो उनके जिंदा होने का कोई चांस ही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप लोग वहाँ से निकलिए। सीनियर कहते हम इस केस को सुलझाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। रिजी कहता आप लोग रुको यहीं, मैं जा रहा हूँ। तभी सीनियर और आनंद को दिखता है सेम वैसा ही पेड़ जैसा स्टीफन ने बताया था, पर वहाँ कोई नहीं था। स्टीफन कहता यहाँ एक लाश है, उसी से ठोकर खाकर गिर गया और जख्मी हो गया। पुलिस ऑफिसर की बॉडी है, वर्दी से लग रहा है कि वो केरला पुलिस से है। नेम प्लेट पे एमजी अशोकन लिखा हुआ है। आनंद और सीनियर दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एमजी अशोकन सीनियर का ही नाम था।
आनंद को पेड़ के नीचे कुछ दिखाई पड़ता है। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। आनंद स्टीफन से पूछता है, आप जंगल में कब से हैं? स्टीफन कहता लगभग 2-3 घंटे से। आनंद कहता आज की तारीख बताइए। स्टीफन कहता 26 मई 1994। हमें देखने मिलता है कि पेड़ के नीचे कंकाल पड़ा हुआ है जो कि स्टीफन का है, यानी कि अब तक ये लोग जिस स्टीफन से बात कर रहे थे वो 1994 वाला स्टीफन है। वर्तमान में उसका कंकाल बन चुका है। तभी इनका स्टीफन से कनेक्शन टूट जाता है। सीनियर को जोशी का फोन आता है जो कि बताता है कि पीटर अब नहीं रहा। उसके रिश्तेदार यहाँ आए हैं जिसमें से एक महिला है। वो लगभग 50 साल की लग रही है। वो इसकी माँ नहीं बीवी है। मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि पीटर तो 30 साल का लग रहा है। उन्होंने जब पीटर की आईडी दिखाई तो मैं हक्का बक्का रह गया। पीटर की डेट ऑफ बर्थ 1959 है तो वो 30 साल का तो हो ही नहीं सकता, पर दिख तो वो इतने का ही रहा है। महिला का कहना है कि उसका पति 30 साल पहले जंगल में लापता हो गया था। आनंद को कंकाल के पास से सेम वॉकी टॉकी पड़ा मिलता है जैसा उसके पास था। जिस पुलिस वाले की लाश दलदल से मिली थी उसके जेब से फॉरेंसिक टीम को पर्स मिला। वहाँ पर मौजूद ऑफिसर सीनियर को फोन करके बताता है कि वो लाश रजी की है। हमें यकीन नहीं हुआ लेकिन उसके पर्स में रजी का फोटो मिला है। हमने लाश का मुंह धुला तो रजी जैसा ही दिख रहा है। आनंद और सीनियर का दिमाग खराब हो जाता है कि ये चल क्या रहा है। रजी तो अभी हमारे साथ ही था तो वो उसकी लाश कैसे हो सकती है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखने मिलता है कि रजी एक दलदल में डूब रहा है। उसकी चीख सुन आनंद और सीनियर आ जाते हैं उसे बचाने, लेकिन उसे निकाल ही नहीं पा रहे होते। रजी के हाथ में चोट लग गई थी तो खून की एक बूंद जमीन पर गिर जाती है। तभी मौसम फिर से बदल जाता है पूरी तरह और उन्हें भी कान फाड़ देने वाली वही सेम आवाजें सुनाई देती हैं। शोर बंद हो जाए उसके लिए सीनियर हवा में गोली चला देते हैं। आनंद की आंख खुलती है तो देखता है कि अंधेरा हो गया है और वो अकेला है। तभी उसे पुर्तगाली औरत दिखाई पड़ती है। मतलब वो उस टाइम में पहुंच गया है जब ये औरत जेम्स को ढूंढ रही थी मारने के लिए। औरत को आनंद दिखता है तो वो उसके ऊपर बंदूक तान देती है। फिर उसे दिखता है सर कटा आदमी जो कि जेम्स है। फिर अचानक आनंद खुद को दिन के उजाले में पाता है। उसे एक बच्ची दिखाई पड़ती है जो कि जंगल में खो गई है। बच्ची कहती मेरा छोटा भाई गुम गया है। आनंद उसके भाई की तलाश में लग जाता है और फिर उसे जो दिखता है उसकी आंखें उस पर यकीन नहीं कर पाती। उसे सीनियर की लाश पड़ी मिलती है। तभी एक कैदी आनंद पर हमला कर देता है, यानी वो 1994 में पहुंच गया है। शायद सीनियर भी इस टाइम में आ गए होंगे लेकिन वो कैदियों के द्वारा पहले ही मारे गए। पीटर भी वहीं भटक रहा था जिसे 3 कैदी पकड़ के मारने लगते हैं। आनंद ये सब होते देख रहा होता है पर उसका दिमाग कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। वो आगे बढ़ जाता है। तभी उसके सामने स्टीफन आ जाता है। आनंद की खोपड़ी बंद आ गई थी स्टीफन को सामने देखकर। स्टीफन उसके ऊपर बंदूक तान देता है तो वो बता देता है कि वो भी पुलिस वाला है। उसने स्टीफन से आज की डेट जानी, तब जाके उसे यकीन हुआ कि वो अतीत में आ चुका है। मुथुवेल के पीछे 2 कैदी पड़े हुए थे। जैसा पहले हमने देखा था सेम वैसे ही स्टीफन एक कैदी को गोली मार देता है। खून जमीन पर गिरा और फिर मौसम बदल गया और आवाजें सुनाई देने लगी सेम वैसे ही। आनंद फिर से अपने आप को अकेला पाता है। वो देखता है कि एक आदमी पेड़ पर कुछ कलाकृति बना रहा है। आनंद देखता है पीटर वहीं मंदिर के पास छुपा हुआ है। आदमी ने आनंद को देख लिया लेकिन तभी उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी और आनंद फिर से खुद को पाता है जंगल के अंधेरे में। देखता है पुर्तगाली महिला जेम्स को ढूंढ रही है। आनंद को जेम्स भी दिखाई पड़ता है। उसने देखा कि जेम्स औरत के सामने आ गया। फिर उसने औरत के पेट में लकड़ी घोंप दी। फिर तभी एक आदमी ने जेम्स का सर धड़ से अलग कर दिया। अचानक आनंद खुद को फिर से दिन के उजाले में पाता है। कलाकृति बनाने वाला आदमी भी वहीं था जो कि कहता है आप बहुत डरे हुए लग रहे हो। आप जानना चाहते होंगे ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ आते समय आपको एक मूर्ति दिखी होगी ना। मूर्ति का सर कौवे के आकार का है। इस जंगल में आने के बाद आपने एक भी कौवा नहीं देखा होगा। यहाँ जो भी समस्या होती है वो उसी के चारों ओर घूमती है और इन सब की उत्पत्ति कई सालों पहले हुई थी। पुर्तगाली जब यहाँ पहली बार पहुंचे थे तो उस समय उस मूर्ति की पूजा इस जंगल में रहने वाले एक विशेष जनजाति द्वारा की जाती थी। वो कौवे को भगवान का प्रतीक मानते थे। वो इस मूर्ति के चारों ओर घूमकर प्रार्थना करते थे। अगर गर्भवती महिलाएं प्रार्थना करती तो वो कौवों को भोजन देती थी। उनका ये विश्वास था कि अजन्मे बच्चे को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब पुर्तगालियों का दबदबा अपने चरम पर पहुंच गया, लॉर्ड गैब्रियल एंटोनियो जो कि एक तर्कशील शासक था वो इस जगह पर शासन करता था। उसने ये तय किया कि यहाँ मौजूद सभी मान्यताओं को पूरी तरह से मिटा दिया जाए क्योंकि वो सिर्फ एक विचारधारा का पालन करता था, सिर्फ राजा की ही जय जयकार। उसने यहाँ के हर एक पूजा स्थल को नष्ट कर दिया और कीमती मूर्तियों को यहाँ से बाहर भेज दिया। वो अपनी पूरी सेना लेकर पहुंच गया इस जंगल वाले मंदिर में। वो इस मूर्ति पर कब्जा करना चाहता था। उसने सेना को आदेश दिया
इस मूर्ति को किसी भी कीमत पर ले जाया जाए, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश की वो उसे हिला तक नहीं पाए। इस बात से क्रोधित होकर राजा ने जनजातियों का संहार करने का आदेश दे दिया। उसने इस जंगल के सारे कौओं को भी जला दिया। वो सारा खून खराबा इसी जगह पर शुरू हुआ था। लोगों का ऐसा मानना था कि उनका देवता उन्हें समृद्धि और शुभ भाग्य देगा, लेकिन किसी ने ये समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं की कि उसका समय पर भी अधिकार था। राजा और उसकी सेना को जंगल के माध्यम से मंदिर तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा, लेकिन उस संहार के बाद वो बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। फिर दिन महीने साल गुजरते गए, वो अभी भी यहीं आसपास फंसे हुए हैं। जिस दिन खून ने इस मिट्टी को छुआ था, वो देवता जो कि शांत और निर्मल था, वो पूरी तरह प्रचंड हो गया। और तभी से हर बार जब रक्त यहाँ पर बहता है या आवाज निश्चित सीमा से ऊपर जाती है, तो यहाँ का समय पूरी तरह विकृत हो जाता है। यहाँ आपने जो भी देखा या सुना वो मरे हुए नहीं है सर, बल्कि वो सारे लोग एक चक्कर में फंसे हुए हैं। आनंद पूछता है, आप ये सब कैसे जानते हैं? आदमी कहता है, क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने यहाँ के लोगों को धोखा दिया, राजा को यहाँ लाया। पुर्तगाली सेना का एक जासूस हूँ मैं। इस पूरे विनाश की मुख्य वजह मैं ही हूँ। इससे बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है। जो घटना मुझे, आपको और यहाँ हर किसी को लेकर आई है, वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। जब तक हम उसे रोक नहीं देते तब तक हम इस चक्कर में फंसे रहेंगे। आनंद को तभी रेजी की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि वो दलदल में फंसा हुआ है। फिर वो देखता है अपने आप को और सीनियर को जो कि रेजी को बचाने आए हैं। तो रेजी के हाथ से खून बहा। सबको वो आवाजें सुनाई देने लगी। फिर सीनियर ने गोली चला के आवाज कर दी और आनंद पहुंच गया किसी और टाइम में। आदमी ने बताया था कि आवाज नॉर्मल से ज्यादा होती है तो समय बदल जाता है। आनंद जोर जोर से चिल्लाता है पर कुछ नहीं होता। फिर उसे याद आता है कि आदमी ने यह भी कहा था कि जब खून बहे और आवाज भी तेज होगी तब बदलेगा समय। आनंद ने अपना खून बहाया और फिर चिल्लाया तो वो किसी और समय में पहुंच गया। हम देखते हैं कुछ बच्चे जंगल के रास्ते स्कूल से घर जा रहे हैं। एक बच्चे को दिखा सफेद घोड़ा तो वो उसके पीछे चल दिया। बच्चे के पीछे पीछे उसकी बहन भी भागी। वो वही बच्ची थी जो आनंद को मिली थी एक बार किसी और टाइमलाइन में। तभी अचानक रेजी की आंख खुलती है और वो चेची नाम पुकारता है। वो कैसे भी करके दलदल से बाहर आ जाता है। उसके सामने वो दोनों बच्चे आ गए। यहाँ पता चलता है कि वो बच्चा रेजी ही है और बच्ची उसकी बहन है चेची। मतलब रेजी अपने बचपन के समय में आ गया था। दोनों बच्चे डर के मारे अलग अलग दिशा में भागने लगे तो बड़ा रेजी चेची के पीछे गया उसको रोकने। फिर आनंद को दिखता है रेजी तो वो भी उसके पीछे भागता है। ये उस समय में थे जब लड़की शिकार करने आई थी जंगल में। उसने रेजी के कदमों की आवाज को जानवर की आवाज समझकर उस पर ही गोली चला दी। खून जमीन पर बहा और गोली से आवाज हुई तो समय फिर से बदल गया और आनंद पहुंच गया उस टाइम में जब पीटर को 3 कैदी मार रहे थे। इस बार आनंद उसे बचा लेता है। उससे कहता कुछ भी हो जाए गोली मत चलाइएगा। फिर वो स्टीफन से मिलता है और कहता मैं केरला पुलिस से हूँ, आपको ये जगह तुरंत छोड़नी होगी। स्टीफन उसकी सुनता नहीं तो आनंद कहता अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आप अपने बीवी बच्चे को कभी नहीं देख पाएंगे। आप एक बच्चे के बाप बनने वाले हैं ना? स्टीफन शॉक हो जाता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता? आनंद अपने पर्स में रखी एक फोटो दिखाता है और कहता ये मेरे पिता हैं जो कि 30 साल पहले लापता हो गए थे। वो फोटो स्टीफन की थी, यानी कि स्टीफन ही उसके पिता हैं। और सबूत देने के लिए वो अपनी आईडी भी दिखा देता है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी। और फिर से वही सीन आता है। मुथुएल के पीछे 2 कैदी पड़े हैं। वहाँ पर एक और आनंद था जो कि दूसरे टाइम से यहाँ आया होगा। इस बार आनंद बंदूक दिखा के उन्हें डरा के भगा देता है। खून नहीं बहता, आवाज नहीं होती तो टाइम भी नहीं चेंज होता। आनंद कहता कुछ भी हो जाए खून नहीं बहना चाहिए। बाकी जो भी ऑफिसर हैं सबको बुलाइए, यहाँ से निकलते हैं। सब इकट्ठा होकर रोड की तलाश में चलने लगते हैं। मंदिर से चलना शुरू किया था। चलते चलते वो लोग फिर से मंदिर के पास ही आ गए। वो लोग जो भी रास्ता चुनते वो लोग बार बार मंदिर के पास ही आ जा रहे थे। अब सब 2-2 के ग्रुप में जाते हैं फिर भी वहीं आ जाते हैं। उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी आनंद को याद आता है कि वो आदमी पेड़ पे गोल गोल कलाकृति बना रहा था। वहाँ के भी पेड़ों पे सेम डिजाइन बनी हुई थी। मतलब वो इस टाइम में भी आ चुका है। वो सबसे कहता है कि हमें मंदिर के गोल गोल चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। और वो लोग मंदिर के चक्कर लगाते हुए चलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो मंदिर से दूर जाते जा रहे थे। वो कैदी एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। उन्होंने स्टीफन को पकड़ लिया था पर वो बच गया। फिर कैदी ने एक ऑफिसर का गला मरोड़ के मार दिया उसे। फिर उन्होंने आनंद को पकड़ लिया तो आनंद 2 कैदियों को मार गिराता है। एक कैदी स्टीफन पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। पीटर गोली चलाने जा रहा था पर आनंद ने रोक दिया।
लेकिन स्टीफन की खून की एक बूंद जमीन पर गिर गई। समय नहीं बदला, खून तो गिरा पर साथ में तेज आवाज नहीं हुई। फिर तभी उन्हें गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो वो लोग उसकी ओर भागे। उन्हें रोड मिल गई और गाड़ी भी। आनंद पीटर और स्टीफन को गाड़ी में बैठा के जाने बोल देता है। स्टीफन पूछता तुम क्यों नहीं आ रहे? आनंद कहता मैं इस तरह से नहीं जी पाऊंगा, आप अपने बच्चे के पास जाइए। आनंद मंदिर के पास जाता है और खुद को गोली मार देता है। फिर अचानक उसकी आंख खुलती है और खुद को पाता है अस्पताल में। उसके बगल में उसके पिता बैठे हुए थे जो कि है स्टीफन। यानी उसने जो सोचा वही हुआ, उसने समय के चक्र को रोक दिया। उसके पिता कभी लापता हुए ही नहीं और वो अपनी बच्ची के पैदा होने के टाइम अपनी बीवी के पास है। बच्ची होने के बाद आनंद जा रहा होता है वहाँ जहाँ उसका ट्रांसफर हुआ है। तभी रास्ते में कार दिखती है जो कि थी अशोकन की। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो वो आनंद की गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी उन्हें कॉल आती है एक ऑफिसर की, जो कि बताता है कि कुछ लड़का लड़की जंगल में गाड़ी खड़ी करके वीडियो शूट कर रहे थे। हम पूछताछ कर ही रहे थे कि तभी वहाँ रजिस सर आ गए। तभी अचानक गाड़ी से कोई ठुक जाता है। वो लोग देखते हैं तो वो एक लड़की थी। उसे तुरंत गाड़ी में बैठाते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। आनंद उसके किसी रिलेटिव को फोन करने के लिए उसका फोन ऑन करता है। देखता है कि वॉलपेपर पर उस लड़की की फोटो लगी हुई है उसके पिता के साथ, जो कि वही है। मतलब आनंद की गोद में जो जख्मी लड़की है वो उसकी ही बेटी है, जो कि शायद भविष्य से यहाँ आ गई। लड़की उसकी ही गोद में दम तोड़ देती है और वो कुछ नहीं कर पाता। सब वैसा ही हुआ जैसे शुरुआत में हुआ था, बस इंसान बदल गया, सिचुएशन बदल गई। आनंद गाड़ी रुकवाकर अपनी बीवी से अपनी बच्ची के बारे में पूछता है। जब पता चला कि वो ठीक है तो आनंद को थोड़ा सुकून मिलता है। तभी आनंद को दिखता है लॉर्ड गैब्रियल अंटोनियो, जो कि उसे ही घूर रहा है। बैकग्राउंड में चलती है उस आदमी की बात कि इससे बचने का एक ही तरीका है। जो घटना आपको, मुझे, सबको यहाँ लेकर आई है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं इसी चक्र में फंसे रहेंगे। आनंद उसे देखे ही जा रहा होता है और गैब्रियल उसको देख मुस्कुराता है। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसी मूवी जिसे देख के आपके दिमाग में जंग पड़े पुर्जे काम करने लग गए होंगे। ये फिल्म टाइम लूप कैटेगरी में आती है, जहाँ सब बार बार होता रहता है। जब तक वो पल नहीं बदलेगा जिस पल में ये शुरू हुआ तब तक ये सब होता ही रहेगा। मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नजर आती है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सब कुछ शुरू हुआ जब गैब्रियल ने जनजातियों को मारा पीटा मूर्ति को ले जाना चाहा। अब हमें यहाँ पर ये यकीन करके चलना पड़ेगा कि जो मूर्ति है वो वाला भगवान सच में है। ये टाइम लूप उसने ही बनाया है। एक तरह का श्राप समझ लीजिए कि जो जंगल में आएगा वो यहीं भटकते भटकते भूत भविष्य में जाकर मर जाएगा। उसने टाइम शिफ्ट होने का एक मैकेनिज्म भी बनाया है कि जब जंगल की धरती पर खून बहेगा और तेज आवाज होगी तब जंगल में मौजूद हर कोई अलग अलग टाइम में पहुंच जाएगा। गैब्रियल ने उस भगवान को मानने वालों को बेदर्दी से मारा था। जंगल की जमीन उनके खून से लाल हो गई और मरने वालों की चीखों से जंगल गूंज उठा। शायद इसीलिए खून का गिरना और तेज आवाज मैकेनिज्म बन गया टाइम बदलने का। इस मूवी में मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट भी हो सकता है और सिंगल टाइमलाइन में चलने वाला लूप भी। मल्टीवर्स वाला होना ज्यादा जस्टिफाई लगता है। अगर मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट है तो जब जब आनंद की आंख खुली है हमें सेम आनंद नहीं दिखाया गया बल्कि अलग अलग यूनिवर्स का आनंद दिखाया गया है। शुरुआत में जब लड़की दिखी शिकार करते हुए तो वो अलग यूनिवर्स था। जिस आनंद से कहानी शुरू हुई उसमें वो लड़की नहीं थी, या फिर हो भी सकती है क्योंकि वो अलग टाइमलाइन से आई होगी, लेकिन हमें बस दिखी नहीं। पीटर भी अलग यूनिवर्स का दिखाया। गला बनाने वाला आदमी भी अलग यूनिवर्स का था। जो पीटर रोड पर आ पाया वो पीटर भी अलग टाइमलाइन का ही था, जिसे पता था कि जंगल से कैसे बाहर निकलना है। तभी वो गोल गोल डिजाइन बना रहा था अपनी उंगलियों से। शुरुआत में जब आनंद की अचानक आंख खुली थी तो वो भी एक अलग वर्जन है आनंद का। उस टाइमलाइन में वो नहीं जा पाया होगा अपने पिता को बचाने, तभी तो उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं। बीच बीच में कई बार आनंद की टाइमलाइन चेंज हुई, तब कब कौन से टाइमलाइन का आनंद दिखाया हमें ये हम नहीं जान सकते। कभी वो आनंद दिखाया जो 1960 में पहुंच गया, कभी वो जो 1994 में पहुंच गया। एक बार अगर आप पास्ट में जाओ तो अनगिनत टाइमलाइन बनती ही जाती हैं। तो ये मान सकते हैं कि आनंद कई बार अतीत में जा चुका है और वो जाता ही रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है। हमें आखिर में दिखाया गया कि आनंद ने खुद को गोली मार ली। फिर जब आंख खुली तो उसके सामने उसके पिता थे। अब अगर मल्टीवर्स वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो जिस आनंद ने गोली मारी वो अलग है और जिसकी आंख खुली वो अलग है। जिसने गोली मारी वो वहीं पर मर चुका है और जिस आनंद की आंख खुली है वो ऐसा यूनिवर्स है जहाँ उसके पिता कभी मरे ही नहीं। यूनिवर्स भले ही अलग अलग है लेकिन जो होना है वो होगा ही। जैसे आनंद का अशोकन से और रजी से मिलना
निकलना लिखा है तो वो हर यूनिवर्स में होगा। हर यूनिवर्स में उसे अलग अलग तरीके से सब लोग मिलेंगे और जो लाशें मिली हैं क्या पता वो भी अलग हों, लेकिन मिलेंगे वही लोग जो जंगल में मौजूद हैं। कोई अलग से नहीं मिलने वाला। उसे मिलेगी उसकी बेटी गैब्रियल एंटोनियो, वो कैदी, और 5 पुलिस वाले। कलाकृति बनाने वाला वो आदमी भी। उसके पिता जिंदा हैं पर फिर भी उससे मिलने की उम्मीद की जा सकती है। क्या पता वो उस यूनिवर्स से आए जब आनंद ने नहीं बचाया हो उन्हें। मेरा मानना यह है कि हम कभी भी पास्ट नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि अगर मैं अपने पिता को खत्म कर दूं इस दुनिया से तो फिर मैं पैदा ही नहीं होऊंगा ना कभी। जब मैं पैदा ही नहीं हुआ तो फिर पास्ट में जाऊंगा कैसे। अगर मैं पास्ट में गया तो अब तक जहां था वो एक टाइमलाइन हो गई, टाइमलाइन ए, और जिस पास्ट वाली टाइमलाइन में जा पहुंचा वो एक अलग टाइम हो गई, टाइमलाइन बी। अब वहां मैं अपने पिता को मार दूं या जो कर दूं, जिस टाइमलाइन से मैं गायब हुआ उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इस चीज को ही मल्टीवर्स या ब्रांचिंग टाइमलाइन थ्योरी कहते हैं। अगर मैंने अपने पिता को मार दिया तो मैं पैदा नहीं हुआ तो मैं पास्ट में गया कैसे। इसको ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। लेकिन जब यूनिवर्स अलग अलग हो जाए तो मल्टीवर्स बन जाता है, तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सॉल्व हो जाता है। लास्ट में जो रिएक्शन दिखाया गया आनंद के कि उसके साथ फिर से वही सब हो रहा है, मुझे लगता है कि उसे कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि वो एक नई टाइमलाइन है। उसने वो सब जिया ही नहीं है जो हमने देखा। वो सब कुछ बस हमें इस तरह से दिखाया जा रहा है ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। हमें देखने मिला कि गैब्रियल आनंद को देखकर मुस्कुरा रहा है। इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि गैब्रियल आनंद से पहले भी मिल चुका है। जब गैब्रियल जंगल में था तब शायद आनंद भी कभी पहुंचा होगा। किस टाइमलाइन का आनंद पहुंचा ये कोई नहीं बता सकता। अब गैब्रियल आ चुका है 2024 में। कौन सी यूनिवर्स का गैब्रियल ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो आनंद को जानता है। गैब्रियल के लिए तो सब आनंद सेम ही लगेंगे, इसलिए उसको घूरे जा रहा है, मुस्कुरा रहा है उसको देख के। वो हमें रोड किनारे खड़ा दिखा था। इस वाले गैब्रियल ने भी खूब ट्रैवल किया है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट में। उसे भी वो आदमी मिला होगा, तभी उसे समझ आ गया है कि जंगल से बाहर कैसे निकलना है। आनंद जंगल के पास खड़ा है। हो सकता है वो अंदर जाए ये सोचकर कि घोड़े वाले आदमी ने उस लड़की को मारा है। कुछ हो जिसकी वजह से खून बहे और आवाज हो। फिर इस आनंद का भी मल्टीवर्स ट्रैवल शुरू हो जाएगा। अब इतना सब कॉम्प्लिकेटेड तो दिखा दिया है। फ्यूचर वालों का पास्ट में आना, पास्ट वालों का फ्यूचर में जाना। अब इसका अगर पार्ट 2 नहीं आया सभी सवालों के जवाब देने के लिए, तो ये वही मूवी कहलाएगी जिनमें पोटेंशियल तो बहुत होता है लेकिन सही से एंडिंग नहीं दे पाते। ये जो भी मैंने बताया है ये मेरा मानना है। अगर कोई और मूवी देखेगा तो वो कुछ और भी मान सकता है। वो ये भी मान सकता है कि सब एक ही टाइमलाइन में हो रहा है और उसके पास अपनी थ्योरी होगी अपनी बात साबित करने के लिए। लेकिन एक ही टाइमलाइन वाली थ्योरी एंडिंग में जो दिखाया गया है उस वजह से सही साबित नहीं होगी। अगर एक ही टाइमलाइन में सब कुछ हो रहा है तो एक ही चीज हो सकती है। अगर आनंद के पिता नहीं है और उसका पास्ट में जाना लिखा हुआ है तो कुछ भी कर ले वो अपने पिता को नहीं बचा सकता। जब जब वो जाएगा कुछ ना कुछ होके उसके पिता मरेंगे ही, और अगर बच भी गए तो आनंद की लाइफ में भयंकर बदलाव आएंगे। क्या पता उसके पिता उसको पुलिस ऑफिसर ही ना बनने दें या लव मैरिज के लिए माना ही ना। तो अगर वाकई में उसने पिता को मरने से बचा लिया तो उसके आने वाले समय को बहुत अफेक्ट पड़ेगा। पर ऐसा दिखाया नहीं, बल्कि ऐसा दिखाया कि सब सेम है, बस उसमें पिताजी ऐड हो गए। तो ये चीज नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। ऐसी फिल्में ऐसे ही होती हैं। सब अपनी अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मतलब ये मानकर चल ही नहीं सकते कि कोई एक चीज ही सही है। जो जो अपनी बुद्धि लगाएगा वो अपने अपने हिसाब से सही ही होगा। हमें देखने मिला कि आनंद एक टाइम पे एक से ज्यादा है। बाकी कैरेक्टर्स का एक टाइम पे एक से ज्यादा होना नहीं देखने मिला। हमें बाकी कैरेक्टर्स के क्लोन्स इसलिए नहीं देखने मिले क्योंकि हम मूवी आनंद के पीओवी से देख रहे थे, इसीलिए हमारा फोकस उसी पे रखा गया। इसमें कोई शक नहीं है कि एक टाइम पे बाकी सबके भी क्लोन्स रहे होंगे जंगल में। रिजी का बिहेवियर इतना खड़ूस होने के पीछे भी एक वजह थी। वजह ये थी कि उसकी बहन भी जंगल में खो गई थी बचपन में, तो इसीलिए वो नहीं चाहता था कि कोई और इस जंगल में जाके खो जाए। वो वहाँ के खतरे से अच्छे से वाकिफ था। बचपन में वो सफेद घोड़े को देखकर उसके पीछे भागा था जंगल की ओर। वो सफेद घोड़ा गैब्रियल का था। लेकिन बात ये समझ नहीं आई कि क्या जानवर भी टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब देखो मिलता है या नहीं, क्योंकि एक सांप भी दिखा था मुझे जो बार बार दिख रहा था अलग अलग टाइमलाइन में। अब सांप तो एक ही जैसे दिखते हैं तो ज्यादा फोकस नहीं करते हैं उस पर। मेरा मानना है कि अगर आप कभी अतीत में पहुंच जाओ तो बेहतर होगा कि आप वहीं रहो। मल्टीवर्स के हिसाब से आप कभी भी उस टाइम में नहीं पहुंच सकते जहां से आप आए हो। जहां पे हो वहां के फ्यूचर में जाने का ट्राई करोगे तो फिर से एक नई टाइमलाइन शुरू हो जाएगी। इसलिए मल्टीवर्स के हिसाब से जहां हो वहीं रहो, वहीं घर बसाओ, शादी करो, ब्याह करो, बच्चे करो, मौज काटो और वहीं मर जाओ। एक बात ये भी समझ नहीं आई कि जब एएसआई को नाम से समझ आ गया था कि मुथुवेल ही उसके पिता हैं, तो आनंद को क्यों नहीं समझ आया कि स्टीफन उसके पिता हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि उसको अपने पिता का नाम ना पता हो। ये सिर्फ इसलिए किया ताकि फोटो दिखाकर ये वाला सस्पेंस खोला जाए। तो ये सस्पेंस यूजलेस लगा। जब रेजी की लाश मिली तो उसको किसी ने पलटा ही नहीं। अरे फॉरेंसिक टीम आने से पहले पुलिस शक्ल देख के पहचान करने का कोशिश तो करती ही है ना, या फिर कुछ पहन रखा हो, अंगूठी, चैन, कुछ भी, उससे ही इंसान पहचान जाता है कि ये तो अपना ही बनता है। बेसिक तहकीकात
भी नहीं करी पुलिस ने, सिर्फ इसलिए ताकि बाद में सस्पेंस खोला जाए। तो ये भी यूजलेस लगा। फिर पीटर वाला सस्पेंस तो यूजलेस था ही। उसके आईडी कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी, लेकिन दोनों पुलिस ऑफिसर ने ध्यान ही नहीं दिया। कहा है कि पुलिस ऑफिसर हुए ये फिर तो बहुत जगह पे ट्राई किया गया एकदम शॉक वैल्यू देने का, लेकिन आप जब ध्यान से सोचेंगे तो फिर फील होगा कि अरे ये भी तो गलती थी। जब आनंद ने पहली बार स्टीफन को देखा था तो कोई खास रिएक्शन ही नहीं आया उसके फेस पे अपने पापा को सामने देखकर। फिर जब उनके सामने सच्चाई रखी तो भी सब नॉर्मल ही था एकदम। जिस पिता को आपने कभी नहीं देखा और ये पता हो कि अब इस दुनिया में नहीं है वो, फिर कुछ ऐसा हो कि वो एक दिन तुम्हारे सामने आ जाए, तो नॉर्मल तो नहीं रह पाओगे ना इस सिचुएशन में। बट यहाँ सब नॉर्मल ही देखने मिला, जैसे ये बहुत छोटी बात हो। मूवी की बात की जाए तो म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी सब अच्छा है। जंगल का जो एम्बियंस होता है वो हमें काफी अच्छे से फील कराया गया है। फिल्म मात खाती है एवरेज एक्टर्स की वजह से। एक्टिंग सबकी एवरेज ही देखने को मिली है। इतना सब कुछ हो रहा है और सब ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे ये बहुत ही आम बात है, रोज की बात है। फर्स्ट हाफ इसका काफी एंगेजिंग है। आप एकदम हुक्ड होके बैठ जाओगे कि आखिर मिस्ट्री क्या है इसकी। जैसे ही आपको पता चलेगा कि क्यों हो रहा है, वैसे ही इंटरेस्ट कम होता जाएगा, क्योंकि क्यों हो रहा है वो कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया कि भगवान कर रहे हैं सब। जब भगवान इन्वॉल्व हो गए तो फिर क्या ही बोले, वो चाहे जो भी करें। और भी जितने भी कंफ्यूजन है वो सब सेकंड पार्ट में सॉल्व हो जाएंगे। तभी पता चल पाएगा कि वाकई में सब भगवान कर रहे हैं या फिर कोई इंसान भी इन्वॉल्व है इसमें। तो चलो एटलीस्ट बॉलीवुड में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता रहता है, तो ऐसी मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए ताकि और बेहतर फिल्में बनती रहें। काफी लोगों ने कहा कि ये मूवी देखो बहुत अच्छी है। बात यह है कि मेरा फेवरेट जॉनर है, तो इस टॉपिक को लेकर जितनी भी अच्छी फिल्में हैं वो मैंने देख रखी हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल ही लगी ये फिल्म। हाँ, लेकिन जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा मूवीज नहीं देखी हैं उनके होश उड़ाने की काबिलियत रखती है ये फिल्म। और भी कई बातें हैं, लेकिन वो बातें करेंगे जब इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा और मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। जब मूवी का सारा प्लॉट खुल जाएगा तब बात करने को और भी बहुत कुछ होगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवी सीरीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक तुरंत पहुंच जाए। बाकी मिलता हूं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।